लोकसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 73 दिन बाकी बच गए। भारतीय जनता पार्टी इस बार अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, तो बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया अलायंस भी पूरी शिद्दत के साथ जुटा हुआ है। हालांकि इंडिया अलायंस में अभी भी कई तरह के मतभेद हैं, लेकिन तैयारी दोनों तरफ से जारी है। बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि 400 पार का नारा तो बीजेपी ने दिया है, लेकिन दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति कमजोर है। यही वजह है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में इस बार 35 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ये 35 सीट का लक्ष्य कैसे हासिल करेगी, देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वागतम गृह मंत्री अमित शाह जी, स्वागतम स्वागतम। देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारे सिद्धांतों की सरकार बने, वो हमारा लक्ष्य है। मगर बंगाल उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कट मनी, सिंडिकेट, घुसपैठ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और जहां पर रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था वहां बम धमाकों की गूंज सुनाई पड़ती है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा, बिसात बिछी और बीजेपी ने बंगाल में अपने सियासी विस्तार की संभावनाओं को सान पर चढ़ा दिया। श्री राम। नंबर 2 की पार्टी ने नंबर 1 बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए। आज 20 लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के सदन में बैठते हैं। 0 से 77 होता है तो 77 से 2/3 की सरकार बनती है, और 2 से 18 बनता है तो 18 से 35 बनता है। ये बात दीदी को मालूम। बंगाल में 18 लोकसभा सीट वाली बीजेपी को 2024 में 35 सीट पर जीत दिलाने का टारगेट फिक्स कर चुके अमित शाह ममता बनर्जी को गढ़ में घुसकर ललकार रहे हैं। बारी बारी से वही मुद्दे उठा रहे हैं जो बीजेपी के लिए जीत की राह बनाते हैं और विरोधियों की टेंशन बढ़ाते हैं। दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। बीजेपी के बंगाल के लिए कोर इश्यूज की जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें सीएए सबसे ऊपर वाली चंद लाइनों में शामिल है। बीजेपी को पता है कि अगर ये दांव चल गया तो अब की बार 400 पार का मिशन आसानी से पूरा हो सकता है। इसलिए अमित शाह जब भी बंगाल पहुंचते हैं सीएए का मुद्दा जरूर उठाते हैं। हाल ही में 5 राज्यों में वोटिंग खत्म होते ही 29 नवंबर को अमित शाह ने कोलकाता में रैली की थी और मंच से सीएए का मुद्दा उठाया था। 26 दिसंबर यानी कल भी अमित शाह कोलकाता में थे। उन्होंने इस बार भी मंच से ये मुद्दा बुलंद किया। सवाल यह है कि बीजेपी बंगाल में बार बार सीएए का मुद्दा क्यों उठा रही? इसका जवाब मतुआ समुदाय की आबादी और उसके चुनावी असर के आईने में समझना होगा। दावा किया जाता है कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के करीब 3 करोड़ लोग हैं। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी में ये दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। इस समुदाय का कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर चुनावी प्रभाव है। ये लोग मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी हैं जो वहां होने वाले दमन से बचने के लिए भारत पहुंचे। इनकी बड़ी आबादी आज भी नागरिकता का इंतजार कर रही और बीजेपी सीएए लागू करके इनकी मांग पूरी करने का वादा कर चुकी है। सीए मूल रूप से और खास तौर से पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए ही बना हुआ है, और वहाँ पर ये मुद्दा उठाया जाना सीधे कनेक्ट करता है वहाँ की जनता के लिए, जो जनता है उसकी अस्मिता के लिए।
और वो चाहे बंगाली अस्मिता में हो चाहे बिहारी अस्मिता को हो, तो वो सीए को मतलब सीए से जुड़े हुए मुद्दे या लोग जो हैं वो उनकी अस्मिता को खतरा पहुंचा रहे हैं। ठीक तरीके से ये मुद्दा उठाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। इस समुदाय के लोग पहले टीएमसी के करीब थे, लेकिन अब ये बीजेपी के साथ माने जाते हैं। मथुआ समुदाय के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले शांतनु ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। वैसे बीजेपी की रणनीति बंगाल में सिर्फ सीएए तक सीमित नहीं है। 35 वाले प्लान में घुसपैठियों का मुद्दा भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है घुसपैठ पूर्णतया रुक जाना और घुसपैठ को सील कर देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है गाय की तस्करी रोक देना। ये वही मुद्दा है जिसने 2021 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट वाली बीजेपी को 77 सीटों पर और 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से 18 सीटों तक पहुंचाया था। बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा की 35 सीट जिताने में ये मददगार हो सकता है। मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने सीटें बढ़ाने से ज्यादा चुनौती सीटें बचाने की है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जिस तरह विधानसभा चुनाव में भाजपा को, मैं उसको विफलता इसलिए मानूंगा कि जितनी ताकत बीजेपी ने लगाई थी लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में, और जितना मोदी जी ने सघन प्रचार किया था, उस हिसाब से उसकी सीटें कम से कम 100 से ऊपर आनी चाहिए थी, लेकिन 77 रह गई। तो उतनी ही ताकत क्या इस बार लगा पाएगी बीजेपी, क्योंकि इस बार सिर्फ बंगाल विधानसभा का चुनाव नहीं है, इस बार चुनाव पूरे देश का होगा लोकसभा में। वैसे बीजेपी का ध्यान जितना मुद्दों पर है, उतना ही जोर जीत की रणनीति बनाने पर भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिशन बंगाल के लिए 15 सदस्यों वाली कोर कमेटी बनाई है। इसमें बंगाल से 4 केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं। 31 दिसंबर को राज्य के सभी सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की भी बैठक होगी। बंगाल की सियासी जमीन पर बीजेपी की ये कोशिशें कितना असर दिखाती हैं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि पार्टी की तैयारियों ने नेताओं के हौसले बुलंद कर दिए हैं। उन दोनों का आने के बाद हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया है, और हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग जिला में, मंडल में, बूथ में ये आत्मविश्वास बढ़े। जो करप्शन टीएमसी ने इतना दिनों से किया है, इतना सालों से किया है, जनता के पास लेके जाएंगे। इस काम में सबसे ज्यादा मददगार होंगे बीजेपी के सोशल मीडिया वॉरियर, जिन्हें बीजेपी पहले भी आजमाती रही है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के आगे अपनी बात रखते समय साफ कर दिया था कि मिशन बंगाल में सोशल मीडिया मेजर रोल प्ले करने वाला है। पूरे देश भर में सोशल मीडिया का चुनाव में बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया में तो कई सारे चुनाव सोशल मीडिया से ही लड़े जाते हैं, परंतु आज मैं ऐसे प्रदेश में हूं, पश्चिम बंगाल में हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने का एकमात्र आधार सोशल मीडिया है। बीजेपी के लिए बंगाल उम्मीदों की वो जमीन है जहां से मिलने वाली बढ़त उसके लिए अब की बार 400 पार का सपना साकार करने में बड़ी मददगार हो सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।